हेलो एवरीवन। अब हमारा कैपिटल मेथड, जो दोनों मेथड्स थी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, वो हमने देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमको देखना है फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम। ठीक है, 11th में आपने जो फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम बनाए हो वो सोल ट्रेडर के प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप जो बनाओगे वो पार्टनरशिप, मतलब इसमें जो कैपिटल अकाउंट्स रहेंगे वो एक से ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि ओनर भी एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉस है, लॉस रहेगा तो लॉस भी गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जितने पार्टनर्स रहे, 2 3, उनके रेशियोज गिवन रहेंगे, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो, इसमें दया एंड काशमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है, दोनों का रेशियो सेम है, 1:1। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा हाफ दया का, हाफ काशमा का। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपने 11th में भी बनाए हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और उस डेट की बैलेंस शीट। अब देखो, फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन रहेंगी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट गिवन रहेंगे। तो सबसे पहला काम जो करना है वो आपको एडजस्टमेंट्स को टिक करना है। ठीक है, जैसे क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको किसी भी आइटम को टिक करने की जरूरत नहीं है, ये सेपरेट एडजस्टमेंट है। इसके दोनों इफेक्ट अलग अलग जगह पे जाएंगे और इसके लिए आपको किसी में भी एडलेस करने की जरूरत नहीं है। फिर डेप्रिशिएट बिल्डिंग, मतलब आपकी जो बिल्डिंग है उसको डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करना है मतलब उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। हमने उसको यूज़ किए, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये बिल्डिंग को मैंने टिक कर दिया। बिल्डिंग के बाद मशीनरी को भी डेप्रिशिएट करना है, तो मशीनरी भी को भी मैंने टिक कर दिया। ये दोनों मेरी असेट्स है, इनको मैं यूज़ करूँगा। यूज़ करने से क्या होगा, इनकी वैल्यू कम होगी, और वैल्यू रिड्यूस होंगी तो उसको क्या क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन। फिर बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ 3000। हाँ, इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो जब भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड होगा तो सबसे पहले देखो आपको टिक क्या करना है। सबसे पहला आइटम आपका डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, जिनसे आपको पैसे लेना है, और दूसरा आपके बिल्स रिसीवेबल। अब ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का मतलब होता क्या है? देखो, आपके जो डेटर्स है आपको उनसे पैसे लेना है। अब हम कई बार क्या करते हैं, हमको जो अमाउंट डेटर से रिसीव करना है, जैसे मेरा एक डेटर है राम, इससे मेरे को 50,000 लेना है। कितने पैसे लेना है? 50,000। अब मैं इसको बोलूंगा कि राम एक काम कर, तू मेरे को एक बिल साइन करके दे जिसमें 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद की डेट डाल के कि मेरे को इतना अमाउंट इस आदमी को पे करना है इस डेट पे। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो जो साइन स्टैम्प पेपर है, वो स्टैम्प पेपर आपके लिए असेट बन जाएगा। असेट बन जाएगा मतलब कैसे? कि वो स्टैम्प पेपर आप किसी और को दे सकते हो कि मेरी जगह पे आप पैसे ले लेना। ठीक है, आप बैंक के पास जाके बैंक को वो पेपर देके बैंक से तुरंत कैश ले सकते हो। इसको बोलते हैं हम बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो जब हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो डेटर्स है उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि डेटर्स को आप कन्वर्ट कर देते हो किसमें? बिल्स रिसीवेबल में। ठीक है, तो क्या होता है जब बिल ड्रॉ होगा तो डेटर्स का अमाउंट माइनस होके कहाँ प्लस हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल में। ठीक है, अब ये बिल की जब डेट आती है तो दो पॉसिबिलिटीज रहती है कि जिसके ऊपर आपने बिल ड्रॉ किए हो, मतलब जैसे ये राम, या तो ये पैसे देगा या नहीं देगा। अगर ये पैसे देता है तो कोई इशू ही नहीं है, बिल ऑनर हो गया, सब क्लियर हो गया। बट अगर ये पैसे नहीं देता है तो क्या होगा? आपको इस सिचुएशन को वापस रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब बिल्स रिसीवेबल आपका लेस हो जाएगा
और डेटर्स में वापस आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्स रिसीवेबल अभी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दिया नहीं, डिसऑनर हो गया। तो ठीक है, इसीलिए मैंने ये दो आइटम स्टिक किया, बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉट नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसके लिए दया को टिक करेंगे। दया अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गई, मतलब पर्सनल यूज के लिए लेके गई, ये हो गई उसकी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस। और इसका सेकेंड इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि जब गुड्स बिजनेस से जाते हैं तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। तो इसके लिए वापस से आपको पहले तो डेटर्स को टिक करना है कि बैड डेब्ट्स हुए, ठीक है। उसके बाद ये बैड डेब्ट्स ऑलरेडी गिवन है, तो ये अमाउंट इसमें वापस ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, ये जो बैड डेब्ट्स गिवन रहते हैं और ये वाले जो बैड डेब्ट्स है, इसमें क्या फर्क है। ये जो बैड डेब्ट्स है, ये जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये वो अमाउंट है जिसको आप डेटर्स में से माइनस कर चुके हो, ठीक है। इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। और जो आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मतलब अलग से दिया है, तो ये 1800 का जो अमाउंट है, ये आपको अभी पता पड़ा है कि ये पैसे आपके क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। और अमाउंट डूब गया है तो उसको डेटर्स से मिलने वाला नहीं है, तो डेटर्स में से करेंगे लेस। और दूसरा, पैसे मिलेंगे नहीं, मतलब लॉस है, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लास्ट, गुड्स ऑफ ₹6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो बोल रहा है 6000 के गुड्स हमने बेचे, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री अभी तक बुक्स में पास हुई नहीं। तो सबसे पहले गुड्स बेचे मतलब सेल्स, तो ये आपने सेल्स को टिक किए। फिर नेक्स्ट, गुड्स आप किसको बेचोगे, आपके कस्टमर्स को। अब गुड्स बेचोगे तो उनसे पैसे भी लेना पड़ेगा, यानी सेल्स के साथ साथ डेटर्स के अमाउंट में भी चेंजेस आएंगे। अब देखो, डेटर्स में मल्टीपल एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स के अमाउंट को हो सके तो सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरी स्पेस बची रहेंगी असेट साइड में, आराम से उसको सॉल्व करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब प्रॉब्लम करते स्टार्ट। सबसे पहले ये है आपका स्टॉक 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और ये फॉर्मेट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ दया एंड काशमा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। और बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट अमाउंट अमाउंट, ठीक है। ये फॉर्मेट्स बनाओ, उसके बाद साथ साथ में प्रॉब्लम को करो सॉल्व, ठीक है। अब ये देखो, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, ये हाँ, ये दोनों अकाउंट एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टोटल है, इसके अपर वाला जो साइड है वो होता है ट्रेडिंग, और ये जो बिलो साइड है, ये लाइन के नीचे, ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, एक बार वापस से बता दो। कौन से एक्सपेंस आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, देखो, सबसे पहले बाइंग ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स खरीदते हो तो उसमें होने वाला एक्सपेंस, यानी आपका परचेस, ठीक है। उसके बाद जब उस गुड्स को आप अपनी शॉप तक लाते हो, ठीक है, जहां से खरीदोगे वहीं तो रखोगे नहीं, वहां से अपनी शॉप तक लाओगे, तो उस बीच में जितने खर्चे होंगे, उन गुड्स को आपकी दुकान पे, आपकी शॉप पे लाने तक के लिए जितने एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। टू ब्रिंग गुड्स को लाने के लिए, इसमें आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को लाने के लिए जो लगेगा, और ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी हो सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब अगर आप इंडिया के बाहर से सामान ला रहे हो, तो आपको कस्टम्स पे करना पड़ेगा,
वो ड्यूटी पे किए बिना आपका सामान कस्टम से क्लियर होगा नहीं, यानी गुड्स को आपकी शॉप तक लाने के लिए वो एक्सपेंस करना जरूरी है। तो वो भी हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और तीसरा, टू मैन्युफैक्चर गुड्स। अगर आपको गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, यानी आप ट्रेडिंग कंसर्न नहीं हो, आप गुड्स खरीदते बेचते नहीं हो, या खरीदते बेचते भी हो साथ में आप गुड्स बनाते भी हो, आपकी फैक्ट्री भी है, तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना भी खर्चा होगा, जैसे वेजेस लगेंगी लेबर्स के पीछे, ठीक है, या फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, या फिर रॉयल्टी, ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे गुड्स को बेचने से रिलेटेड, ठीक है, या जिनका गुड्स परचेज करने या उनको मैन्युफैक्चर करने से कोई लेना देना नहीं है, वो सारे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। कुछ लोग इसको ऊपर नीचे भी बोलते हैं, ऊपर मतलब ट्रेडिंग, नीचे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, चलो फॉर्मेट बन गए होंगे। अब ये सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, गुड्स से रिलेटेड है। फर्स्ट डे पे आपके पास ऑलरेडी 65,000 का स्टॉक था, तो ओपनिंग स्टॉक। फिर बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल आपकी क्या है? बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल के पैसे आपको रिसीव करना है, आपने लोगों के ऊपर बिल ड्रॉ करके रखे हो, ठीक है, तो बिल्स का अमाउंट लोगों से क्या है? रिसीवेबल है। रिसीवेबल जब भी पैसे किसी से लेना रहता है तो वो होती है हमारी असेट, तो ये जाएगा असेट्स में। अब इसमें एडजस्टमेंट है, तो देखो बिल्स रिसीवेबल आपने असेट्स में लिखे, ये आ गया बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट। अब बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब इस बिल के पैसे आपको मिलने वाले नहीं है। डिसऑनर हो गया। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ 3,000, तो ये 3,000 का अमाउंट बिल्स रिसीवेबल में से कर दो लेस, तो ये हो गया लेस। अब इसका दूसरा इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया कि जब आप सन्ड्री डेटर्स लिखोगे तो ये डेटर्स में ही इस अमाउंट को आप क्या करोगे? ऐड, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल बिल आप किसके ऊपर ड्रॉ करते हो? आपके कस्टमर्स के ऊपर। अगर उसने आपका बिल डिसऑनर कर दिया तो वो बिल के पैसे तो नहीं मिलेंगे, बिल तो कैंसिल हो गया, लेकिन उस कस्टमर से तो हम पैसे लेंगे, यानी वो वापस हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। तो डेटर्स में हो जाएगा ये अमाउंट ऐड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। ओके, अब ये एडजस्टमेंट मेरा हो गया। जैसे ही मेरे एडजस्टमेंट होते जाएंगे उनको मैं क्या करूंगा? टिक। ये कर दिया मैंने टिक, कि कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब बिल्स रिसीवेबल के बाद वेजेस एंड सैलरीज। अब वेजेस एंड सैलरीज देखो, इसमें फर्स्ट आइटम क्या है? वेजेस। जो फर्स्ट रहा उसको प्रेफरेंस देना। अगर सामने वेजेस है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर सामने सैलरीज है, उल्टा लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, मतलब वो क्या है? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट जाएगा कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये टू वेजेस एंड सैलरीज। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। पैसे डूब गए, पैसे डूब गए। अब देखो बैड डेब्ट्स, इसका गुड्स खरीदने से रिलेटेड कोई लेना देना है क्या? नहीं। बैड डेब्ट्स कब होते हैं? आप सामान बेचते हो, उसके बाद अगर आपका कस्टमर आपको पैसे नहीं दे रहा है तो वो पैसे हो जाते हैं बैड डेब्ट्स, मतलब ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टू बैड डेब्ट्स 1,000। अब बैड डेब्ट्स के लिए एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। अब बैड डेब्ट्स 1,800 के क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए, तो ये ओल्ड थे, इसमें प्लस न्यू कि और पैसे हमारे डूब गए। ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है, ये फर्स्ट। अब सेकंड कहाँ जाएगा? पैसे डूब गए मतलब डेटर्स से पैसे मिलने वाले नहीं है, तो डेटर्स के अमाउंट में से ये अमाउंट क्या कर देंगे?
लेस बेड डेप्स 1800, ठीक है। अब आपको आरडीडी बनाने बोला है, कितनी, एट 5%। अब कभी भी याद रखना आरडीडी सबसे लास्ट में बनाना, डेटर्स में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आरडीडी, और अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट दिया है तो वो एकदम लास्ट, आरडीडी के बाद, ठीक है। फिर आएगा आपका परचेस। अब जब भी आप परचेस लिखोगे तो ध्यान देना कि परचेस रिटर्न दिया है क्या क्वेश्चन में, तो हाँ दिया है, परचेस रिटर्न अपोजिट साइड। इसको कभी कभी वो रिटर्न आउटवर्ड नाम से भी लिखता है। तो परचेस रिटर्न दिया है 4000, तो सबसे पहले परचेस का अमाउंट लिखे, डायरेक्ट एक्सपेंस, देखो बाइंग ऑफ गुड्स लेस रिटर्न, इतना सामान हमने क्या कर दिए इस साल में वापस कर दिए। वापस किए क्यों किए होंगे, डिफेक्टिव होगा या आपको नहीं चाहिए होगा रिटर्न, या ज़्यादा आ गया होगा, 1,48,000 माइनस 4,000 144 परचेस हो गया। परचेस के बाद मोटर कार आपकी एसेट है, ये डायरेक्ट जाएंगे आपकी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में गए, मोटर कार लिखे, नो एडजस्टमेंट, क्लोज लिख के खत्म। फिर मोटर कार के बाद मशीनरी 1,14,800, मशीनरी भी आपकी एसेट है, मशीनरी को लिखे एसेट में, ये आ गई आपकी मशीनरी 1,14,800। अब उसने बोला है उसमें डेप्रिसिएशन है कितना, 3%। डेप्रिसिएशन है मतलब आपकी मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 1,14,800 का 3% निकालिए और उसमें से लेस कर दीजिए, तो बचेगा 111,356, ठीक है। 3% निकालने के लिए देखो ये जो गिवन है इसके जब आप 2 जीरोस कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1%, 1148। इसको आप इंटू 3 करो, तो 1148 इंटू 3, क्योंकि 1148 1% है, इंटू 3 करूंगा तो 3% आ जाएगा, 3,444 लेस कर दो। अब ये जो अमाउंट आपने माइनस किए, आपकी एसेट की वैल्यू कम हुई, ये आपका क्या है, नुकसान है। और सारे लॉसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन, मशीनरी का आ गया 3,444, ठीक है। जब बिल्डिंग का आएगा तो बिल्डिंग का भी लिख लेंगे। अब आप ऐसे दोनों एक साथ लिख के टोटल अमाउंट बाहर लिख सकते हो, या डायरेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। फिर ऑडिट फीस आप देते हो आपके सीएस को, जो आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, आपके रिटर्न्स फाइल करता है, ठीक है। अब ये इस एक्सपेंस का गुड्स परचेज करने से, गुड्स बनाने से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये जाएगा नीचे, ठीक है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में टू ऑडिट फीस, आप साथ साथ में करते जाना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। 11th में आपने एकदम बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, ये थोड़ा एडवांस है। फिर आगे आपका सेल्स रिटर्न के लिए जब हम सेल्स लिखेंगे तब उसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट दिए, अब डिस्काउंट देते हो आप सेल पे, ठीक है। डिस्काउंट एक्सपेंस है लेकिन सेल्स से रिलेटेड है, इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जाएगा नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में टू डिस्काउंट 2,300। अब आप चीजों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो, जैसे देखो ये जो डेबिट बैलेंसेस है, तो अगर डेबिट में कोई अमाउंट दिया है तो वो या तो आपका एक्सपेंस होगा या आपकी असेट होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो या तो लायबिलिटी होती है या आपकी इनकम होती है। देखो डिस्काउंट दिया है, अब रिसीव्ड अलाउड कुछ लिखा नहीं है, डेबिट में है, इसका मतलब ये डिस्काउंट अलाउड ही है, आपका एक्सपेंस है। फिर आगे आपकी बिल्डिंग, ये आपकी असेट है और इसमें एडजस्टमेंट है। तो बिल्डिंग में गया मैं, बिल्डिंग का अमाउंट लिखे 75,000 असेट्स में, लेस डेप्रिसिएशन 75,000 का 5%, देखो एक जीरो कम कीजिए, ये हो गया 10%, 7,500, 10% का हाफ होता है 5%, तो 7,500 का हाफ 7,500 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 3,750, ये माइनस कीजिए, ठीक है। अब ये अमाउंट जो है ये आपका लॉस है, क्योंकि आपकी एसेट
थी इस वैल्यू से क्या हो गई, कम हो गई। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 3750। अब मेरा डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट भी हो गया, बिल्डिंग के ऊपर भी चार्ज हो गया और मशीनरी के ऊपर भी चार्ज हो गया, इसलिए मैंने उसको टिक कर दिया। ठीक है, अब बढ़ो आगे। कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं आपकी एसेट है, डायरेक्टली इसको जाके एसेट्स में लिख दीजिए। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं हम हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये एडजस्टमेंट है क्योंकि यहाँ क्या दिया है, परसेंटेज। वो बोल रहा है 20,000 की हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, जिसके ऊपर हमको हर साल 10% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम असेट में जाएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, असेट है। अब मैं गया असेट्स में, वहाँ लिखा मैंने 10% इन्वेस्टमेंट। अब इसमें हिडन एडजस्टमेंट है इसीलिए अमाउंट इनर कॉलम में। अब 20,000 के ऊपर आपको 10% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐड करो, ऐड इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। 20,000 प्लस 2,000, अब इसकी वैल्यू हो गई 22। अब ये 2,000 का इंटरेस्ट जो मेरे को मिलने वाला है, ये मेरी क्या है, इंटरेस्ट मिलेगा मतलब इनकम है, इंटरेस्ट पे करेंगे मतलब एक्सपेंस है। अब मैंने पैसे इन्वेस्ट किया हूं तो मेरे को तो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ये मेरी क्या है, इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्रेडिट साइड है, गुड्स से रिलेटेड आपकी जो इनकम होंगी वो पूरी ट्रेडिंग में, गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड, और उसके अलावा जो भी इनकम होंगी वो सारी कहाँ जाएंगी, सारी इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाएंगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये आ गया बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। अब ये मेरा इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट भी क्या हो गया, हो गया। ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट था, मैंने अभी यहीं के यहीं सॉल्व कर दिया। एडवर्टाइजमेंट देखो, इसमें भी ब्रैकेट में कुछ दिया है, पेड फॉर 9 मंथ्स, मतलब ये भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट। अब सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट आप क्यों करते हो, गुड्स बेचने के लिए, सेल्स से रिलेटेड है, इसीलिए कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस में गया, वहां लिखा मैंने टू एडवर्टाइजमेंट 4,500। अब ये मैंने पे किया हूँ सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, और ईयर में कितने होते हैं, 12। इसका मतलब 3 महीने की एडवर्टाइजमेंट मैंने अभी तक पे नहीं किया हूँ। ओह शिट, मैंने 3 महीने की एडवर्टाइजमेंट आपको क्या करना है, पे करना है। ठीक है, तो एक्सपेंस तो है, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट 4,500। अब 3 महीने का अमाउंट आप निकालोगे कैसे, तो देखो 4,500 ये कितने मंथ्स का है, 9, तो इसको करोगे डिवाइड बाय 9, तो आ जाएंगी 1 मंथ की एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, 4,500 9 मंथ्स का है, तो डिवाइडेड बाय 9 किए तो 1 मंथ की एडवर्टाइजमेंट। मेरे को कितनी होना, 3 मंथ्स की, तो इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 1,500 फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, ये वर्किंग नोट में बना लेना। ये प्लस किया, आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स 1,500, 6,000 बाहर। अब देखो ये 1,500 मैंने अभी तक पे किया हूँ क्या, नहीं, यानी पे करना है। तो जो अमाउंट पेबल होते हैं वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज में जाओ और वहां लिखो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ 1,500। ये एडजस्टमेंट भी हो गया। फिर रॉयल्टीज, रॉयल्टीज क्या होती है, देखो आप किसी और का फॉर्मूला, कॉपीराइट या कोई भी चीज जो किसी और की है और उससे परमिशन लेके आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और बदले में आप उसको कुछ अमाउंट पे कर रहे हो, उसको बोलते हैं रॉयल्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है,
बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है। उसने कोरोना के ऊपर रिसर्च चालू किया, कोरोना की एक मेडिसिन बनाया, ठीक है। अब उसने मेडिसिन बना लिया, लेकिन वो भाई साहब के पास मेडिसिन लार्ज क्वांटिटी में बनाने के लिए फॉर्मूला उसने बना लिया, लेकिन अब मेडिसिन लार्ज क्वांटिटी में बनाने के लिए उसके पास ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है। लेकिन मेरी ऑलरेडी एक फैक्ट्री है जहां मैं सालों से मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते आ रहा हूँ। तो अब मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा देख तूने फॉर्मूला बना लिया, अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया, अब ये मेडिसिन बनाने की परमिशन मेरे को दे, क्योंकि मैं बनाऊंगा और बेचूंगा तो पैसे कमाऊंगा। तो वो बोलेगा ठीक है चल बना, लेकिन क्या फुकड़ में बनाने देगा क्या? नहीं। वो बोलेगा जितनी मेडिसिन तू बनाएगा, जितनी बना के बेचेगा, हर मेडिसिन के पीछे मेरे को एक कमीशन होना। तो उस अमाउंट को बोलते हैं रॉयल्टी, क्योंकि आप किसी और का कॉपीराइट, किसी और का पेटेंट यूज करके आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो जब तक आप उसको वो पैसे दोगे नहीं, तब तक आप मैन्युफैक्चर कर पाओगे नहीं। इसीलिए ये जो रॉयल्टी का एक्सपेंस है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये कहाँ जाएगा? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके। अब क्रेडिट साइड में आ जाओ। जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब होता है ये पार्टनर्स के वो पैसे हैं जो पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट्स में से बचा के रखे। मतलब आज नहीं तो कल बिजनेस को ये अमाउंट किसको पे करना है? पार्टनर्स को। मतलब ये अमाउंट पेबल है इसीलिए ये आपकी क्या है? लायबिलिटी। और क्रेडिट साइड में या तो आपको लायबिलिटीज मिलेंगी या फिर इनकम। तो ये लायबिलिटीज में गए, वहां लिखे जनरल रिजर्व 14,500, ये हो गया। फिर कैपिटल, दया और काशमा 160 120। अब कैपिटल हमेशा लाइबिलिटीज का फर्स्ट आइटम रहना चाहिए, ठीक है। ये दया, इसकी 160 लिखना, उसके बाद 3-4 लाइन्स ब्लैंक, 4-5 लाइन्स छोड़ देना। फिर काशमा, फिर 3-4 लाइन छोड़ देना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। ये आपने किए हो कैपिटल, इनर कॉलम में अमाउंट, उसके बाद 3-4 लाइन ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस तो होगा, तो उसका एडजस्टमेंट तो यहाँ करना ही है। कोई अगर ड्राइंग्स होंगी तो वो भी यहाँ एडजस्ट करना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल के बाद आप हमेशा जगह छोड़ देना। तो कैपिटल लिख के हमने छोड़ दिए। फिर आगे बढ़े तो क्रेडिटर्स आया 98,000 का। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे आपने गुड्स खरीदे हो, अमाउंट पे करना है, क्रेडिट में लिए हो, मतलब ये है आपकी लायबिलिटी। ये लायबिलिटीज में लिखे क्रेडिटर्स। फिर क्रेडिटर्स के बाद आ गया आरडीडी। अब देखो, ये जो ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड में आरडीडी रहती है, ये रहती है ओल्ड आरडीडी। मतलब ये वो आरडीडी है जो आपने पिछले साल बनाए थे, ठीक है। हम हर साल एक रिजर्व बनाते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसका मतलब होता है कि हमको डाउट है कि हमारे इतने परसेंट पैसे डूब सकते हैं। अब हर बिजनेस को ना अपना अपना एक एस्टिमेशन होता है कि भैया हमारे 10% पैसे डूब जाते हैं, हमारे 15 डूब जाते हैं, हमारे 5 डूब जाते हैं। तो इन्होंने पिछले साल आरडीडी बनाए, ठीक है। अब वो आरडीडी की इनको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनका इतना अमाउंट डूबा ही नहीं। तो जब पैसे डूबेंगे नहीं, तो वो आरडीडी कैंसिल हो जाती है और हर साल एक न्यू आरडीडी क्रिएट होती है। देखो इस साल भी उसने एडजस्टमेंट में न्यू आरडीडी बनाने बोला है 5%। अब हर साल डेटर्स का अमाउंट चेंज होता है तो आरडीडी का भी अमाउंट चेंज होगा। ये है आपकी ओल्ड आरडीडी, इसकी आपको जरूरत नहीं है। अब इसको सेटल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला और इजी तरीका, आप क्या करो, आपकी जो इनकम साइड है वहां आप लिख दो बाय ओल्ड आरडीडी। मतलब लास्ट ईयर ये एक्सपेंस था, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो ये आपकी इनकम हो जाएंगी। तो दोनों साइड मैच होके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये है सबसे इजी तरीका। सेकंड ऑप्शन रहता है कि आप जो भी ये बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी लिखते हो डेबिट साइड में, तो सबसे लास्ट में ओल्ड आरडीडी को क्या कर दो? माइनस, जैसे इसने बुक में किया है। लेकिन मैं बोलूंगा इस वे से आप मत जाओ। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट इससे ज्यादा होता है।
तो आप ये सब लिख लोगे, फिर ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ज़्यादा आएगा तो आपको ये सब काट के फिर इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए बेटर क्या है, जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी दी है उसको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, दैट्स इट। आपका नेट प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, बस ये टोटल क्या हो जाएंगी चेंज, सिर्फ टोटल चेंज होगी, प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, सेम टोटल चेंज। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, ये ओल्ड आरडीडी आप यहाँ लिख देना कितनी है, 1800। ठीक है, ये 1800 आप यहाँ लिख देना। ये 1800 आप यहाँ लिख के छोड़ देना। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये अमाउंट्स आपके चेंज हो जाएंगे, मैं बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओल्ड आरडीडी के बाद क्या है, परचेस रिटर्न हो गया, सेल्स छूट गया हमारा, सॉरी सेल्स छूट गया, सेल्स कर लेते हैं। सेल्स, सेल्स क्या, गुड्स बेच के इनकम हुई, डायरेक्ट इनकम। सबसे पहले लिखे बाय सेल्स। अब जब आप सेल्स लिखते हो तो चेक करना कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं है। अब सेल्स में एक और एडजस्टमेंट है, पहले सेल्स रिटर्न चेक कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न है 2000 की, सेल्स रिटर्न सिर्फ यहाँ माइनस करके छोड़ देना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब एक और एडजस्टमेंट दिया है उसमें, क्या दिया, गुड्स ऑफ ₹6000 was sold बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब 6000 के हमने गुड्स बेचे लेकिन उसकी कोई एंट्री हुई नहीं है, तो नहीं हुई है तो अभी करेंगे। तो गुड्स बेचे तो सबसे पहले तो सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा, तो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड कर दिए। अब सेल्स के साथ साथ एक और अमाउंट बढ़ेगा, सामान बेचे तो जिनसे पैसे लेना है उनसे और 6000 रुपये लेना पड़ेगा, अमाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो पैसे हम जिनसे लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो ये गए आपके डेटर्स में, और डेटर्स में ये देखो ये अमाउंट ऐड, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000, इसको कर दो ऐड। अब ये एडजस्टमेंट में भी मेरा हो गया। चला, ठीक है। अब यहाँ आए, यहाँ पे आपका है आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब वेजेस अभी तक आपने पे किए नहीं हो, पे करना है। तो पे करना है तो ये क्या है आपकी लायबिलिटी, इसको डायरेक्ट लायबिलिटी में लिखो। अब देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर एडजस्टमेंट में दी रहती है तो दो जगह जाती है, वेजेस में भी प्लस होती है और लायबिलिटीज में भी जाती है। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ दिया है इसका मतलब वो वेजेस में ऑलरेडी ऐड की हुई है, सिर्फ ये आपको कहाँ लिखना है, लायबिलिटीज में। ठीक है, कोई अमाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया मतलब उसकी एंट्री पास हो गई है, इसीलिए तो वो ट्रायल बैलेंस में है। नहीं हुई रहती तो वो ट्रायल बैलेंस में भाई साहब दिखते ही नहीं। परचेस रिटर्न हो गया। डिस्काउंट, अब देखो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट दिया है मतलब इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट 1800, ये हो गया। अब यहाँ तक पूरा हो गया। अब एडजस्टमेंट जो छूट गए वो, सबसे पहला है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में करना, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट अमाउंट रहता है तो उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले ये गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखो 1000 के गुड्स दया लेके गई, इसका मतलब ये उसकी ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती है, ये तो आपको अच्छे से मालूम है। तो ये देखो ये दया की कैपिटल में मैं गया, वहां पे मैंने ये लेस किया अमाउंट, लेस गुड्स टेकन ओवर बाय दया फॉर पर्सनल यूज 1000। ठीक है, आप पहले माइनस कर लेना उसके बाद प्रॉफिट ऐड करना, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है पहले प्रॉफिट फिर ड्राइंग्स। ठीक है, हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे करना, लेस ड्राइंग्स 1000। ओके, ये हो गया पहला इफेक्ट, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अब सेकेंड, अब देखो जब भी आपकी फर्म से गुड्स जाएंगे, क्या होंगे, गुड्स जाएंगे, वो किसी भी फॉर्म में जाए, चाहे वो ओनर घर लेके जाए, चाहे वो गुड्स को आग लग जाए, चाहे आप फ्री सैंपल बांट दो,
ठीक है, कुछ भी किसी भी टाइप से अगर गुड्स फर्म से जा रहे हैं तो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने ये गुड्स खरीद के लाए थे तो आपने यहाँ परचेस में डेबिट साइड में लिखे थे, अब ये गुड्स जा रहे हैं तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि ये गुड्स का अमाउंट यहाँ दिख रहा है पर वो गुड्स गए कहाँ उसका कोई हिसाब ही नहीं है क्रेडिट में, क्योंकि वो अमाउंट दिख ही नहीं रहा है। तो चाहे जले चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले ये दोनों साइड मैच करना, परचेस और ये क्रेडिट साइड मैच करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये अमाउंट मैच हो गया कि 1000 के गुड्स कहाँ गए, दया लेके गई। ठीक है, तो इसमें से ये अमाउंट अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि 1000 के गुड्स गए। ओके, ये दोनों इफेक्ट हो गए, मतलब ये एडजस्टमेंट भी मेरा हो गया। अब देखो ये फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट, इसमें 1800 के बैड डेप्ट हो गए। उसने बोला था 5% क्या बनाओ, आरडीडी बनाओ, मतलब न्यू आरडीडी 5% बनेंगी डेटर्स पे। अब सबसे पहले डेटर्स में देखो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सिर्फ आरडीडी बाकी है। ये डेटर्स था, इसमें ऐड हुआ बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ऐड हुआ अनरिकॉर्डेड सेल्स, लेस हुआ बैड डेप्ट। अब ये जो अमाउंट बचा, मतलब जितना एक्चुअली आपको लोगों से रिसीव करना है, ये सारे एडलेस करने के बाद इसके ऊपर आप बनाओगे रिजर्व कि इसमें से मेरे 5% पैसे क्या होंगे, डूब सकते हैं। तो लेस 5% आरडीडी, एक जीरो कम करो, अमाउंट का हाफ करो तो 5% आ जाएगा, फाइनल अमाउंट बाहर। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, पैसे डूबने वाले हैं मतलब लॉस है, तो लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ये आ गई आपकी न्यू आरडीडी 6985। अब ये 9785 आप डायरेक्ट बाहर लिख देना, 9785। ठीक है, आपको ओल्ड आरडीडी माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको यहाँ लिखे। दैट्स इट, हो गया। अब लास्ट क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स बच गए बिकेनिंग ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, इतना अमाउंट बच गया। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अब ये स्टॉक मेरा है, बचा है, मतलब ये मेरी असेट है। ठीक है, आज नहीं तो कल इसको बेच के पैसे मिलेंगे। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ये पूरे आइटम्स हमने लिख लिए। अब क्रेडिट की टोटल करो, डेबिट की टोटल करो। ठीक है, क्रेडिट अगर ज़्यादा आता है, जैसे इसमें क्रेडिट ज़्यादा है 3,30,500, 3,30,500, उसमें से डेबिट के सारे अमाउंट्स माइनस करो तो बचेगा, वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो से क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, मतलब इनकम ज़्यादा थी, एक्सपेंस कम थे, तो जो बचा अमाउंट उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये शिफ्ट होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है बाइंग ऑफ गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब गुड्स खरीदने और बेचने के डिफरेंस, इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से बाकी जो खर्चे हैं, जो दुकान चलाने के लिए डेली रूटीन के खर्चे रहते हैं या सेल्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस रहते हैं, वो इसमें से माइनस किए हुए नहीं है, वो अभी माइनस होंगे नीचे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐड करोगे बाकी इनकम्स टोटल। ये टोटल आपकी यहाँ की चेंज आएंगी, ये टोटल आपकी कितनी आएंगी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप निकाल लेना घर पे, मैं टोटल बता देता हूँ आपको। 113,300 आई थी, जिसमें 1800 आपका बढ़ जाएगा, ये आ जाएंगे आपकी 115,100। ठीक है, ये टोटल हो जाएंगे 115,100। अब 115,100 में से ये सारे अमाउंट्स की टोटल करना और माइनस करना, तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो ये सेम अमाउंट बचेगा 88,621। अब देखो 88,621 ये एक जने का प्रॉफिट नहीं है, ये दो लोगों का प्रॉफिट है। ठीक है, दया और कश्मा, तो इसका हाफ करना। ठीक है, 88,621 का हाफ कर देना आप, तो ये एक्चुअली पॉइंट में आएगा, ये आएगा देखो 44,310.5। तो आप क्या करना, आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट में लिखोगे ना तो आगे फिर बैलेंस शीट में दिक्कत जाएंगी आपको। तो आप एक काम करना, आप इसको राउंड फिगर कर देना, एक अमाउंट को कर देना आप 44
311 और एक अमाउंट को कर देना 44310। तो ये 0.5 अपने आप क्या हो जाएगा, एडजस्ट, एक को बढ़ा देना एक को कम। ठीक है, या पॉइंट में रखना है तो पॉइंट में रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। फिर ये अमाउंट्स यहाँ पे प्लस करना, जैसे 44310, 44311। अब प्रॉफिट जब होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, कॉमन सेंस। मैंने बिजनेस में पैसे लगाया, प्रॉफिट हुआ, तो मेरे पैसे बढ़ेंगे कि कम होंगे? अरे बढ़ेंगे ना बाबा। मैंने बिजनेस में पैसे लगाया, लॉस हुआ, पैसे बढ़ेंगे कि कम होंगे? लॉस हो जाएगा, तो माइनस। तो इसीलिए प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड, लॉस हुआ तो माइनस। अब देखो ये नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट जो आता है वो सारे A to Z पूरे खर्चे काटने के बाद, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे आपने माइनस कर दिए, तो जो बचा वो है आपका नेट प्रॉफिट, सब कुछ काटने के बाद। अब आप बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल कीजिए, सेम टू सेम, आपका प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, इसको घर पे बनाओ, एक नहीं 2 बार बनाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, आगे के प्रॉब्लम्स में अपलोड करते जाता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।